पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के विभाग जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, व्याकरण के 3 विभागों को हमने देखा। पहला विभाग आया वर्ण विचार। इस वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में कुछ जानेंगे कि वर्ण विचार अर्थात पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन, उनके आकार इत्यादि पर, उनके वर्गीकरण इत्यादि पर चर्चा करेंगे, विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। यहाँ पर लिखा गया मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो मौखिक ध्वनियाँ हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ क ल म, तो उसमें जो मौखिक ध्वनि है कलम, उसको व्यक्त करने वाले चिन्ह को, जैसे हमने एक चिन्ह बनाया क, दूसरा चिन्ह बनाया ल और तीसरा चिन्ह बनाया म, तो इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण की बात करें तो वर्ण की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। वर्ण की विशेषता हम करते हैं तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दूसरा है कि वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। जो वर्ण है, अक्षर हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम लिख रहे हैं यहाँ पर कलम क, तो हम ऐसे लिखेंगे क, अ, फिर ल, फिर अ, फिर म, फिर अ, अर्थात हलंत क और अ मिलकर के पूरा क बना, हलंत ल और अ मिलकर के ल बना, और हलंत म और अ मिलकर के म बना। तो ये हमने तोड़ दिया। तो इन वर्णों को फिर तोड़ा नहीं जा सकता है, इन वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता है। ये दूसरी विशेषता हो गई कि वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। भाषा का प्रत्येक शब्द वर्णों से ही बनता है। अभी मैंने उदाहरण दिया एक शब्द का, तो यह वर्णों से ही बनता है। वर्ण भाषा का मूल आधार है। भाषा का मूल आधार क्या है? वर्ण है। और हिंदी में वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ये कुछ अपने वर्ण की विशेषताएं हैं। इसके बाद आ जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे हिंदी में वर्ण हैं, चाहे इंग्लिश में वर्ण है, चाहे किसी भी भाषा में वर्ण है, तो उन वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे हम कहें कि वर्णमाला की बात करें तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। उसी प्रकार क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, इस तरह से ज्ञ तक ये वर्णमाला में आता है। अर्थात एक निश्चित क्रम है कि क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, ग के बाद घ आएगा। वर्णमाला में क के बाद हम च नहीं लिख सकते, च के बाद ह नहीं लिख सकते। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम के अनुसार वर्ण रखे जाते हैं। अब हिंदी की वर्णमाला की बात करें तो हिंदी की वर्णमाला में मुख्यतः 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के वर्ण बताए गए। एक बताया गया स्वर और दूसरा बताया गया व्यंजन। और बारी बारी से हम स्वर और व्यंजन की चर्चा करेंगे कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। इसके अलावा जो कुछ वर्ण बच जाते हैं वो वर्ण क्या होते हैं। फिलहाल वर्ण विचार में यहाँ तक आप लिखेंगे कापी में। इसके बाद अभी हम बता रहे हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इसकी बात हम करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। हमने देखा कि स्वर क्या है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है।
क्योंकि वे ध्वनि जिनका हम उच्चारण करें तो जो मुख से निकलने वाली श्वास वायु है वह बिना किसी रुकावट के निकले। अ, आ, ई, ऊ, कहीं पर भी रुकावट नहीं आ रही है, अतः यही ध्वनियाँ स्वर कही जाती हैं। दूसरी परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वही ध्वनियाँ स्वर वर्ण कहे जाते हैं, उन्हीं ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। तो हम स्वर की बात करें तो अ से लेकर के औ तक जितने भी वर्ण हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, यहाँ तक सभी वर्ण स्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या 11 है, अर्थात हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब हम कहेंगे कि औ के बाद अंग और अह भी आता है, तो उसको हम अयोग वाह में रखते हैं। जो आगे हम वर्णों को पढ़ रहे हैं तो आगे उसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं, स्वरों की बात करेंगे। तो स्वरों के भेद की बात करें तो स्वरों का भेद भी कई आधार पर किया जाता है। स्वरों के भेद भी कई आधार पर किए गए। स्वरों के भेद का भी आधार है, जिसमें उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मुख्यतः आपके पाठ्यक्रम में दिया गया कि उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यदि ह्रस्व की बात करें तो ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो हम ऐसे भी कहते हैं छोटी ई यानी ह्रस्व ई, छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ, और ये री ह्रस्व ही होता है। उसी तरह से अ। लेकिन परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। यदि 2 मात्राओं की बात करें तो आ, और अ 2 बार अ मिला तब बना आ। ध्यान दीजिए, ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगा, देखिए 2 अ मिला तो बना आ। उसी तरह से 2 ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई बनता है, 2 ह्रस्व ऊ मिल करके दीर्घ ऊ बनता है। तो यहाँ पर 2 मात्राओं का समय यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे लगा। ए की बात करें तो अ और ई मिल करके ए बनता है, ऐ भी वैसे ही है। ओ की बात करें तो अ और ऊ मिल करके आ और ऊ मिल करके ओ बनता है। तो जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। अगला यहाँ पर जगह नहीं था लेकिन हम बता दे रहे हैं प्लुत स्वर क्या होते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगे या 3 मात्राओं का समय लगता है वह प्लुत स्वर कहे जाते हैं। आप इसको लिख लेंगे कॉपी में, ध्यान से सुनेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है वह प्लुत स्वर कहे जाते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से किसी को बुलाने में किया जाता है। हिंदी में प्लुत स्वर का एक प्रसिद्ध उदाहरण ओम कहा गया। ओम, तो ओ को बोलने में हम 3 मात्रा का समय ले रहे हैं और तब कह रहे हैं ओम। लेकिन हम ये भी बता दें कि जो प्लुत स्वर है जिसको 3 मात्रा का समय लगना है उसके आगे हम हिंदी में 3 लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे ओम की बात करें तो हम लिखते कैसे हैं, ओ और ये 3 और म, अर्थात ओम को 3 मात्रा का समय लगा करके बोलना है, ओम, ऐसे। तो इस तरह से प्लुत स्वर भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। पुनः मैं आपको बता दूं कि स्वरों का भेद जो है यह उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया गया। इसके अलावा स्वरों की मात्राएं होती हैं। मात्राएं क्या हैं?
स्वर की मात्रा को कैसे लगाया जाता है, अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग की बात, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, इतना आगे समझने के बाद फिर हम व्यंजन की बात करेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं और स्वरों के भेद कितने हैं और किस आधार पर यह है, आप लोगों ने जान लिया। इसके अलावा मैं आपको पुनः बता दूं कि स्वर और वर्ण विचार से संबंधित इस वीडियो में कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के और वहाँ पर अपना नाम और अपनी समस्या लिखेंगे और समस्या का समाधान अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कि इस पिछली वीडियो में ये समस्या आई थी, उसके लिए यह उसका समाधान है, यह होता है। ठीक है, और वही सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि सर ने आगे क्या पढ़ाया। गलती से यदि ग्रुप में ना जा पाए तो आप लिंक को खोल करके देख सकते हैं। धन्यवाद।